और इसके अलावा एक है बिलो। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि अंडर का यूज होता है और बिलो का यूज होता है। इट जनरली सजेस्ट ए पोजीशन दैट इज डायरेक्टली बीनीथ और कवर्ड बाय समथिंग, यानी कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली नीचे पड़ी है तो उस वक्त आप अंडर यूज करते हैं, यानी कोई फिजिकल पोजीशन आपने बताया जैसे कि द बुक इज अंडर द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे द बुक इज अंडर द टेबल, तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जो बुक है वो टेबल के नीचे पड़ी है। शी फाउंड हर कीज अंडर द पिलो, उसकी जो कीज थी वो तकिए के नीचे पड़ी हैं। इसके अलावा अथॉरिटी और कंट्रोल, यानी आपके पास किसी चीज़ की अथॉरिटी है या आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये अंडर का वर्ड आता है। और ये अमूमन जो डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं तो ये आप कह सकते हैं दफ्तरी लैंग्वेज है, उसमें ये यूज होता है। जैसा कि द डिपार्टमेंट ऑपरेट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द मैनेजर, ये डिपार्टमेंट जो है वो मैनेजर की सुपरविजन में ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे अंडर का वर्ड आया है। तो यहाँ पे आप अंडर का वर्ड ऐसा नहीं है कि वो एक्जैक्टली फिजिकल ऑब्जेक्ट है कोई और वो किसी के नीचे काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कंडीशन और सर्कमस्टांस, यानी कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसे आपके पास मौके होते हैं जिन पे अंडर अंडर आप यूज करते हैं। लाइक द सिटी इज अंडर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे भी बताया गया कि जो शहर है वो इमरजेंसी की स्टेट में है। इसी तरह द टीम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, कोई टीम है, खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो प्रेशर में खेल रहे हैं, तो वहाँ पे भी अंडर का वर्ड यूज होता है। द सन, एक और है जी, द सन वेंट अंडर द होराइजन, सन जो है सूरज वो उफक से नीचे चला गया है। नेक्स्ट है बिलो। तो बिलो जो है ये लोअर पोजीशन को इंडिकेट करता है, बट इट इज मोर रिलेटिव एंड कैन बी यूज्ड इन बोथ फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट, यानी फिजिकली भी ये यूज हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट यानी आप कह सकते हैं ख्याली कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो सकता है। इट सिग्निफाइज द पोजीशन दैट इज लोअर इन रैंक वैल्यू और डिग्री, यानी ये यहाँ वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे आपने किसी का कोई रैंक बताना हो कि कोई चीज लोअर इन रैंक है, वैल्यू में मकाम में नीचे है, डिग्री में नीचे है, जिस तरह के कुछ एग्जांपल नीचे है। द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग, तो यहाँ पे टेम्परेचर बताया गया है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होता है उससे नीचे है, तो यहाँ पे बिलो यूज हुआ है। द फिश स्विम बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे भी रैंक बताया गया है कि पानी की सरफेस से नीचे मछलियाँ तैरती हैं। दी प्रोजेक्ट्स कॉस्ट वर बिलो द बजट, बजट से जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कम थी, तो इस तरह। नेक्स्ट है इन और इन टू के बारे में। इन का यूज होता है और इन टू, तो इन जो है यूज होता है जब आपके जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे पड़ी है और स्टैटिक है। ठीक है, तो उस वक्त आपने इनका यूज करना, जैसे कि द कैट इज स्लीपिंग इन द बास्केट। ठीक है, तो ये कैट पहले से ही वहाँ पे मौजूद है जहाँ आप एग्जांपल देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि बास्केट के अंदर कैट जो है वो सो रही है। द बुक इज ऑन द शेल्फ इन द लाइब्रेरी, तो इसमें भी आप बता रहे हैं कि जो किताबें हैं वो लाइब्रेरी के अंदर फिक्स हैं। इन ही लिव्स इन अ स्मॉल टाउन, तो ये सारी जो टर्म्स हैं इन उस वक्त आप यूज करते हैं जब आपने किसी की पोजीशन बतानी हो लेकिन वो चीज स्टैटिक हो। आई विल कम इन द मॉर्निंग, तो ये मॉर्निंग और इवनिंग के साथ भी इन लगता है, नून के साथ और नाइट के साथ एट लगता है। अब आते हैं इन टू के बारे में कि इन टू कब होता है। तो इन टू होता है जब वो बॉडी फिजिकली मूव कर रही हो, मूव करके कहीं जा रही हो, जैसे कि शी वॉक्ड इन टू द रूम। ठीक है, यानी वो कमरे में जा रही है। द बर्ड फ्लू इन टू द केज, तो ये देख रहे हैं इसमें मोशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है। ही जंप्ड इन टू द पूल, दायरा खुशकी से वो मूव करके जा रहा है पूल के अंदर। तो ये डिफरेंस है इनमें और इन टू में कि इन जो है वो स्टैटिक के लिए, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पे स्टैटिक हो, रुको हुआ हो, तो फिर आपने बताना हो तो उसके लिए इन यूज करेंगे, लेकिन जब कोई चीज मूव करके कहीं जा रही हो तो उस वक्त आप उसका इन टू कहेंगे। इसके अलावा जग की एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जग है तो इसमें वाटर है, तो आप कह सकते हैं द वाटर इज इन द जग। ठीक है, लेकिन अगर आप गिलास के थ्रू पोर करके डाल रहे हैं तो आप कहेंगे द वाटर इज पोरिंग इनटू द जग, इनटू द जग, क्योंकि आप पानी जो है वो मूव करके जा रहा है जग के अंदर। इसके अलावा एट, अबव और अपान, तो ये हम देखते हैं कि एट उस वक्त यूज होता है जब आपने किसी भी चीज की स्पेसिफिक लोकेशन है वो आपने बतानी होती है। जैसा कि अच्छा इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ऐड जो है ज़रूरी नहीं है कि लोकेशन के लिए, लेकिन कई और चीज़ें हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। जैसा कि नीचे कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐड हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। आई एम राइटिंग एट दी बस स्टॉप, तो ये वो लोकेशन की बात होगी कि आपने लोकेशन बता दी कि आप कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। आई विल कम एट नून या नाइट, तो ये ऐड जो है ये नून और नाइट के लिए भी यूज़ होता है। मॉर्निंग और इवनिंग के लिए आप इन यूज़ करते हैं और ऐड जो है वो आप नून के लिए या नाइट के लिए, तो ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। वी विल मीट एट द रेस्टोरेंट एट 7 PM, यानी जब टाइम आपने बताना है एक्जैक्टली कोई टाइम बताना है तो उस वक्त भी साथ एट यूज़ करेंगे आप। शी थ्रू द बॉल एट द टारगेट, तो इसमें भी ये बताया जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका आपकी लोकेशन क्या है। आई एम गुड एट इंग्लिश, ठीक है, ये मैंने पीछे एक क्विज में भी क्वेश्चन दिया था, तो जब आपने बताना हो कि आपकी एक्सपर्टी क्या है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो उसके साथ भी आप एट लगाते हैं। आई एम गुड एट क्रिकेट या आई एम गुड एट फिजिक्स या जो भी है। अबव है इसके बाद एट के बाद अबव, अबव इज ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन हायर देन समथिंग एल्स, यानी जब आपने किसी चीज से कुछ ऊपर बताना हो, एक्जैक्टली उसके साथ टच ना कर रहा हो। एट जो है वो एक्जैक्टली टच करने के लिए होता है, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये अबव जो है ये उस वक्त यूज होता है जब एक्जैक्टली कोई चीज उससे टच ना करी हो बल्कि उससे ऊपर हो, वैसे जैसे कि नीचे एग्जांपल है द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इशारा ही देना है कि जो परिंदे हैं वो दरख्तों से थोड़ा ऊपर उड़ रहे हैं। प्लीज हैंग द पेंटिंग अबव द फायर प्लेस, रेफर टू द टेबल अबव फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें यही बताया गया है कि आपने जब किसी चीज़ को शो करना हो कि ये चीज़ हायर है एक और चीज़ से, तो उस वक्त आप अबव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अपॉन। अपॉन इज टिपिकली यूज्ड टू सजेस्ट ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी। जब आपने करीब का कोई ताल्लुक बताना होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी करीब का ताल्लुक, कोई चीज़ें, दो चीज़ें उनका बहुत आपस में करीब करीब हैं या कोई काम कर रहे हैं करीब कर रहे हैं, तो उस वक्त आप अपॉन यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखें, द कैट पाउंस्ड अपॉन द माउस, ठीक है, यानी जो बिल्ली है वो चूहे पे लपकी या झपटी। नेक्स्ट है बिफोर और अगो। ये बोल्ड में नहीं कर सका, स्किप हो गया, कि आप बिफोर कब यूज करते हैं और अगो कब यूज करते हैं। बिफोर यूज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ठीक है, बिफोर आप हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आई विल कॉल यू बिफोर मंडे, ठीक है, तो ये विल जो है ये आपको बता रहा है कि फ्यूचर टेंस है, तो इसमें आप बिफोर यूज करेंगे। और अगो जो है ये आप यूज करते हैं पास्ट टेंस के लिए, यानी गुजरा हुआ वक्त। जैसा कि ही लेफ्ट मी 10 मिनट्स अगो, वो अभी मुझे 10 मिनट पहले ही छोड़ के गया है। आई मेट हिम 10 ईयर्स अगो, यानी मैं 10 साल पहले उसे मिला था। नेक्स्ट है टू, यूज ऑफ टू, पे आप टू का भी इस्तेमाल करते हैं। और इन सेंटेंस आफ्टर टू फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड। ये याद रखें कि जब भी आप टू लगाते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसके बाद हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। आई डिसाइडेड टू मीट हिम, तो यहाँ पे आप टू के बाद देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। ये आप गूगल करेंगे इस तरह तो बेशुमार चीज़ें हैं, यहाँ पे मेन मकसद है समझाना। आप इनसे रेलिवेंट और एग्जाम्पल सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा डाटा कि अपान जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। लेट और लेटस, लेटस को शॉर्ट में लिखते हैं ये जो अपोस्ट्रोफी लगाई हुई है ये एक्चुअली लेटस है, लेट अस, इसको शॉर्ट में लेट्स। लेट और लेट्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यूज लेट व्हेन यू वांट टू अलो और परमिट समवन, यानी जब आप किसी को किसी काम के लिए अलाउ करते हैं, उसको परमिशन देते हैं या उसे आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उस वक्त आप लेट यूज करेंगे। जैसे कि प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, यानी मुझे बताएं अगर आपको किसी मदद की जरूरत है। ठीक, तो ये आप उसे कह रहे हैं इजाजत दे रहे हैं कि उसे कुछ लेना है, मांगना है, चाहिए, तो वो ले सकता है। इसके बाद ये एग्जांपल इसके साथ ही आ गया, ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, ये लेट्स आ गया है, लेट्स गो टू द पार्क टुमारो। अब लेट अस एज अ फ्रेज, लेट अस इज अ मोर फॉर्मल और, ये अब कोई वर्ड जो है ना शायद मिसस्पेल हो गया, तो ये एक मोर फॉर्मल वे है टू से लेट्स, यानी वही लेट अस की आप कह सकते हैं कि जो लेट अस की कंट्रैक्ट फॉर्म है वो लेट्स है। एपोस्ट्रॉफी लगा दें, ये जो सिंगल कामा होता है इसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो लेट्स कंप्लीट ये फ्रेज है लेट अस। इट इज ऑफन यूज्ड टू मेक सजेशन और प्रपोजल, यानी जब आपने किसी को कोई सजेशन देनी हो, कोई प्रपोजल देना, तो उस वक्त आप ये लेट्स यूज करते हैं। जैसा लेट अस कंसीडर ऑल द ऑप्शन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यानी कोई फैसला करने से पहले आपने तमाम जो ऑप्शन उनको उनको उन पे गौर फिक्र करना है। तो लेट अस एक्चुअली ये लेट अस है, तो आप इसको लेट्स लिख सकते हैं, लेट्स कंसीडर ऑल द ऑप्शन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। इसके अलावा रिलीजियस या सेरेमोनियल, सेरेमोनियल, सेरेमनी से निकला है, रिलीजियस या सेरेमोनियल कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेट अस प्रे फॉर दोज इन नीड, तो इसको भी आप शॉर्ट में लेट्स लिख सकते हैं, लेट्स प्रे फॉर दोज इन नीड, यानी जो लोग जरूरतमंद उनके लिए आप दुआ करें। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, जैसा ही प्लेज क्रिकेट, तो प्ले आपका वर्ब है, तो इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट मौजूद है क्रिकेट, तो आप इस केस में आपका जो प्ले है वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। लेकिन अगर इस प्ले के बाद ये क्रिकेट ना होता, यानी ऑब्जेक्ट ना होता, तो फिर यही प्ले यानी यही वाला जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता। जैसा कि दी बेबी क्राइड, अब ये क्राइड वर्ब है यानी चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लिहाजा ये क्राइड जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। आर्टिकल, आर्टिकल तीन किस्म के होते हैं, ए एन और दी, ये तीनों आर्टिकल होते हैं, इनमें से दो जो है वो इनडेफिनेट है और एक जो है वो डेफिनेट है। जो दी है ये डेफिनेट आर्टिकल है, और ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। ए कब यूज होता है, जब भी कोई आपके पास ऐसा वर्ड हो जिसकी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड, एक पता आपको वाउल साउंड होती है ए ई आई ओ यू वाली, उसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं उनकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड साउंड होती है। जैसा कि बाल है, तो ये बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इसके साथ आप ए बाल लगाएंगे। एन उसके साथ आप यूज करेंगे जिसकी वाउल साउंड होगी, जैसे ए ई आई ओ यू से जो स्टार्ट होते हैं, तो जिस तरह एन एग, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा ये आर, तो ये आर जो है ये एच है, देखने में तो हमें नजर आ रहा है कि ये ए ई आई ओ यू से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसके साथ फिर भी हमने एन लगाया हुआ है, तो इसकी वजह ये है कि चूंकि जो आर है ये बिल्कुल आ वाली साउंड दे रहा है, जिस तरह ऐसे लग रहा है जैसे ये ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे वर्ड जो वाउल साउंड देते हैं, चाहे वो एच से ही स्टार्ट हो रहे हो, तो उनके साथ भी आप स्टार्ट में ए एन ही लगाएंगे। दी जो है ये मुख्तलिफ इसके रूल्स हैं, दी आप बहुत सारी जगहों पे लगाएंगे। जैसा कि अगर आपने पहले कोई कॉमन नाउन यूज किया हुआ है, जैसे ये आई सा अ डॉग, डॉग का जिक्र हो चुका है, अब इसी डॉग को अगर आपने दोबारा लिखना है तो आप लिखेंगे दी डॉग, यानी वो जो कुत्ता आपने देखा है आई सा अ डॉग, अब नेक्स्ट टाइम जब आप डॉग लिखेंगे तो दी डॉग आएगा। इसके अलावा बिफोर यूनिक नाउन, कोई यूनिक नाउन है जिस तरह सन है,
सूरज है तो इसके साथ आ जाएगा दी सन इज शाइनिंग। इसके अलावा दी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ज़रा एक मखसूस एक यूनिक कंट्री है उसका प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो उसके साथ आ जाएगा। सुपरलेटिव एडजेक्टिव, वो पता है एडजेक्टिव की तीन फॉर्म्स होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यानी जो तीसरी होती है, जिस तरह ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ भी दी आता है, जिस तरह ये शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो टॉलेस्ट क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके साथ दी आएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज का इजाफा करता चलूँ, यहाँ पे लिखी नहीं है कि अगर दो का कंपैरिजन हो रहा हो तो फिर यहाँ पे आएगा एक वर्ड आएगा अमंग, यानी जब आप दो चीजों का कंपैरिजन आपस में कर रहे हो तो फिर अमंग आएगा, सेकंड डिग्री लगेगी और अमंग का वर्ड आता है। नेक्स्ट आगे, इट वाज द बेस्ट मूवी, तो यहाँ पे भी ये सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहा है कि जो आपने मूवी देखी है वो बेहतरीन थी, तो इसके साथ भी शुरू में दी आ जाएगा। बिफोर नाउन दैट रिप्रेजेंट अ क्लास और कैटेगरी, यानी ऐसे नाउन जो किसी एक खास क्लास या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसके साथ भी आप ये लगाते हैं दी। द लाइन इज अ मैजेस्टिक एनिमल, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन के साथ भी दी आ गया, यानी एक खास किस्म की क्लास का आप जिक्र कर रहे हैं, मैजेस्टिक एनिमल, तो इसलिए दी आ गया साथ। द कार इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिफोर सर्टन जोग्राफिकल फीचर, यानी कुछ जोग्राफियाई चीजें भी होती हैं जिनके साथ दी लगता है, जैसे दरिया दरिया हैं, जितने दरिया हैं उनके साथ आप दी लगाएंगे, दी नील रिवर, दी जेलम, दी इंडस रिवर, ठीक है। इसके अलावा जो पहाड़ हैं, जितने जितने ऊंचे बड़े पहाड़ हैं जो फेमस हैं, दी माउंट एवरेस्ट, दी K2, ठीक है, इस तरह। बिफोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और लैंडमार्क, मखसूस चीजों के साथ, दी एफल टावर, दी होली कुरान, दी मोनालिजा, ये मोनालिजा आपको पता है बड़ी मशहूर इसकी पेंटिंग है। इट इज यूज बिफोर नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास शख्स कंट्री के नाम के साथ दी थी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बाद जो सदर है उसके साथ। इसके बाद है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन की कितनी किस्में हैं। तो कॉमन नाउन, ये आपको पता है आम जो जितनी चीजें जिनको आपने स्पेसिफिक नहीं करना होता तो उसके उसे आप कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे पीपल, एनिमल, प्लेस, थिंग, ये आप सारी के सारे कॉमन है क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन पीपल की जगह जब आप किसी का नाम लिख देंगे अली, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। एनिमल की जगह आपने किसी का लाइन नाम लिख दिया जैसे कि लाइन, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। प्लेस की जगह आप लिख देते हैं इस्लामाबाद, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। कोई चीज है उसका जब आप नाम लिख देंगे जैसा टेबल, तो ये प्रॉपर हो गया। यानी जनरल बात करेंगे तो कॉमन नाउन, जब आप उसको स्पेसिफिक कर देंगे किसी का नाम लिखेंगे तो फिर वो प्रॉपर हो जाए। कंक्रीट यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट के नाम, वो चीजें जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो जिनको आप टच कर सकते हो, टेबल, कार, फ्लावर, ये कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट जो आप सोच सकते हो ख्याली, जैसा कि लव, हैप्पीनेस, डेमोक्रेसी। काउंटेबल नाउन जिनको आप गिन सकते हैं जैसा कि कैट्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं। अनकाउंटेबल जिनको आप गिन ही नहीं सकते, जैसे पानी है, शुगर है, इंफॉर्मेशन है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसा कि टीम, फैमिली, फ्लॉक। तो ये कलेक्टिव है, टीम एक कलेक्टिव है, फैमिली। अब ये टीम, ये जिस तरह कहते हैं जी कि बोर्ड की टीम आई हुई है, तो वो टीम में 5 बंदे भी हो सकते हैं, टीम में एक बंदा भी हो सकता है। कंपाउंड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दो या दो से ज्यादा नाम जब इकट्ठे मिल जाते हैं, जैसे बास्केटबॉल है, सनफ्लावर है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, टूथपेस्ट है, तो इसको आप कंपाउंड नाउन कहते हैं। पोजेसिव नाउन, ये वो नाउन होते हैं जो आपको ऑनरशिप बताते हैं कि ये चीज मेरी है या फलां की है, ठीक है। और ये हमेशा आप एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं इसके लिए, ये एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं, जैसे जोन्स कार, डॉग्स टेल, तो ये पोजेसिव नाउन है। उसके बाद जेरेंट, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जब आप वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं तो वो बन जाता है जेरेंट। स्विम के साथ आईएनजी लगा दें स्विमिंग, रीड के साथ आईएनजी लगा दें रीडिंग, राइट के साथ आईएनजी लगा दें रीडिंग, राइटिंग, तो ये जेरेंट है। प्रोनाउन की टाइप्स, प्रोनाउन हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। जब आप नाउन की जगह, जैसे अली है, ये अली एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसकी जगह जब आप ही यूज कर देंगे तो ही प्रोनाउन है। इस तरह कमल है, इसके साथ जब आप शी यूज कर देंगे तो ये जो है प्रोनाउन होगा, ये प्रॉपर नाउन है, और शी जो है ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस बाय क्वेश्चनिंग और इंटरोगेटिंग वर्ड। ये वर्ड आ गया तो वर्ड नहीं है, वर्ड, WORD, ठीक है। यानी जब आप क्वेश्चनिंग वर्ड से या इंटरोगेटिंग वर्ड से जोड़ते हैं तो उन वर्ड्स को आप कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि हु है, व्हाट है, विच है, हाउ, वेयर, ये सारे सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये जब आप कोई बंदा अपनी जात या किसी की जात की बात कर रहा होता है, जैसे आई हर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद सुना, तो माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, तो ये सारे सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। पोजेसिव नाउन, ये वो नाउन है जो पोजेशन बता रहे होते हैं कि ये चीज फलां की है, ठीक है, जैसे कि दिस इज माई कार, तो माई जो है ये चूंकि पोजेशन बता रहा है कि ये चीज मेरी है। दिस इज योर बुक, ठीक है, तो योर जो है ये भी पोजेशन बता रहा है, तो ये इस तरह के जो है माई, योर, हर, तो ये सारे जो प्रोनाउन है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये वो प्रोनाउन है जो किसी नॉन स्पेसिफिक पीपल या नॉन स्पेसिफिक थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि जितने भी प्रोनाउन इस तरह के होंगे, समथिंग, एनीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, नथिंग, नन, बोथ, ये सारे सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन है। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, कुछ वर्ब्स होते हैं जिनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो आपको पहले ही पता होती है, आप ईडी लगा देते हैं, जैसे ऐड, ऐड एक वर्ब है,
तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको पता है कि इसके साथ बस ईडी लगा दें तो एडेड एडेड। ठीक है, तो ये रेगुलर वर्ब्स होते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म इस तरह ईडी लगाने से नहीं बनती, बल्कि इस तरह बनती है, जैसे कि ब्रिंग है। तो ब्रिंग का क्या है? ब्रिंग, ब्राट, ब्राट। तो ये तो ईडी लगाने से नहीं बना, तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं इररेगुलर वर्ब्स। यानी जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जस्ट ईडी लगाने से बनती है उसे आप रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। लेकिन जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है तो उन्हें आप इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इस तरह ये समीम, समीम, समम, तो ये देख सकते हैं पहली फॉर्म समीम में आगे ईडी नहीं लगाया, समीम समम है, तो ये इररेगुलर वर्ब है। इस तरह रेगुलर और इररेगुलर एडजेक्टिव भी होते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव वो होते हैं जिनका आपको पता होता है कि एक पैटर्न फॉलो करना, जैसे कोल्ड है, कोल्ड ये एक एडजेक्टिव है, तो इसकी सेकंड फॉर्म है कोल्डर और थर्ड फॉर्म है कोल्डेस्ट। तो जो भी फॉर्म है तो जिनका आपको पता होता है कि सेकंड में ई आर लगाना है और थर्ड में ई एस टी लगाना है, तो ये होते हैं ऐसे एडजेक्टिव, रेगुलर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह के जो एडजेक्टिव है इन्हें रेगुलर एडजेक्टिव कहा जाता है। लेकिन वो एडजेक्टिव जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ई आर या ई एस टी से नहीं बनते, बल्कि उनका कोई और पैटर्न होता है, उन्हें आप कहते हैं इररेगुलर एडजेक्टिव। तो इररेगुलर एडजेक्टिव में ये नीचे कुछ एग्जांपल देख लें। गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये देखें इसका वो बिल्कुल पैटर्न नहीं है जो पहले हमने देखा था। बैड, वर्स, वर्स्ट, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। लिटिल, लेस, लीस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, तो ये जो है ये इररेगुलर एडजेक्टिव है। पंक्चुएशन सिंबल जो ग्रामर में यूज होते हैं, फुल स्टॉप है। जब आप कोई बात कंप्लीट कर लेते हैं तो एंड पे आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। आई लाइक टू रीड, आपने बात मुकम्मल कर दी तो उसके एंड पे फुल स्टॉप आ गया। क्वेश्चन मार्क, जब आप किसी से कोई बात पूछ रहे होते हैं तो उस वक्त आप एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क ये उस वक्त लगाते हैं जब आप हैरत से या अफसोस से किसी चीज़ का इजहार कर रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, तो डे क्या करते हैं आपने एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क आपने पुट करना होता है। कॉमा, कॉमा उस वक्त यूज होता है जब आपने दो या दो से ज्यादा चीजों का जिक्र करना होता है, तो आप फिर कॉमा लगा देते हैं। आई बॉट एप्पल्स, कॉमा, बनाना एंड ऑरेंजेस। ठीक है, तो आप इसमें दो या दो से ज्यादा चीजों का जिक्र हो तो आपने कॉमे से उनको सेपरेट कर दिया। एपोस्ट्रॉफी ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पोजेशन के लिए यूज होती है। माई फादर्स हाउस, यहाँ पे आप पोजेशन बता रहे हैं कि ये जो घर है ये आपके वालिद का है, तो यहाँ पे ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगाई है। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह आई एम होता है, आई एम, तो इसको आप लिख सकते हैं आई ऊपर एपोस्ट्रॉफी एम, आई ऊपर एपोस्ट्रॉफी आगे एम, आई एम। ये खुशी के लिए भी आप कर सकते हैं, परेशानी के लिए कर सकते हैं, ताज्जुब के लिए कर सकते हैं, ये इन सब के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन उस वक्त यूज होता है जब आप दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में सेपरेट करना चाह रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लासेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लासेस हम पहले पढ़ चुके हैं जिनका आपस में कोई एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रहे हो। तो ये देखिए, शी लव्स टू डांस, ही प्रेफर्स टू सिंग, तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। शी लव्स टू डांस, जो लड़की है वो डांस करना पसंद करती है, और आगे सेमी कॉलन लगा हुआ है, और उसके बाद लड़के की बात हो रही है, ही प्रेफर्स टू सिंग, यानी जो लड़का है वो गाना गाना पसंद करता है। कॉलन, दिस इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और अ कोटेशन। ठीक है, ये लिस्ट को, एक्सप्लेनेशन की, इस तरह की चीज को वजाहत करता है। कोटेशन के लिए यूज होता है, लाइक देयर आर थ्री थिंग्स आई लव। ठीक है, यानी आप यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है आपके पास कि जो बंदा है वो बता रहा है कि मुझे तीन चीजें जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो आगे कॉलन लगा दिया है, यानी लिस्ट बनने जा रही है, तो लिस्ट बनने से पहले यहाँ पे कॉलन आ गया। तो वो तीन चीजें कौन सी है? रीडिंग, कॉमा, राइटिंग एंड पेंटिंग। डैश उस वक्त यूज होती है, दिस इज यूज टू इंडिकेट सडन ब्रेक और इंटरप्शन इन थॉट और टू एम्फसाइज इंफॉर्मेशन विद अ सेंटेंस। सडन ब्रेक लेते हैं या आपने एम्फसाइज करना होता है, स्ट्रेस करना होता है, जोर देना होता है किसी इंफॉर्मेशन पे, तो उस वक्त आप ये ब्रेक लेते हैं। डैश द वेदर, आगे ये डैश आगे, वार्म एंड सनी, मेड एवरीवन हैप्पी। तो ये ब्रेक लिया है, आप बता रहे हैं कि जो मौसम है जो गर्म हो और रोशनी वाला हो, धूप वाला हो, मेड एवरीवन हैप्पी, वो सबको खुशी देते हैं। कोटेशन मार्क, ये जब आपने किसी की बात को वाज़ह करना हो कि ये बात फलां ने की है, जिस तरह आप अक्सर कोटेशन स्टेटस पे भी लगाते हैं या मेंशन भी करते हैं कि फलां बंदे ने ये कहा था, कायदे आज़म ने ये कहा था, तो इस तरह की चीज़ों को आप डबल कॉमास में पुट करते हैं। डबल कॉमास, इसे कोटेशन मार्क्स कहा जाता है। इसके अलावा जब आपने किसी की बात बतानी हो कि फलां ने ये कहा था, तो उस वक्त भी आप ऐसे, जिस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी आप देखते हैं, ही सेड, अब ये उसकी बात बता रहा है, तो उसने जो कहा था वो आप डबल कोटेशन में लिखेंगे। ये आई विल बी देयर टुमारो, मैं वहां मौजूद होगा। पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, ये कब यूज होती है? दीज आर यूज्ड टू एनक्लोज एडिशनल और एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन विद इन अ सेंटेंस, यानी आप किसी सेंटेंस में इजाफी मालूमात देना चाहते हैं तो फिर आप ब्रैकेट यूज करते हैं। जैसे कि आप असल में ये बताना चाहते हैं दी बुक वाज फैसिनेटिंग, एक्चुअली आप बात इतनी करना चाह रहे थे, दी बुक वाज फैसिनेटिंग। ठीक है, लेकिन आपने उस बुक की, यानी जो जो बुक आप जिक्र कर रहे हैं उसकी वजाहत आगे आपने कर दिया है कि वो बुक क्या है, विच आई बॉर्डर्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी वो किताब मैंने लाइब्रेरी से ली हुई थी या मैंने दोस्त से ली हुई थी। एलिप्स, ellipsis, this is used to indicate the omission of words or to create suspense। ये वही है कि जब आप वो बात कर रहे हो तो आप बात मुकम्मल ना करें और अधूरी छोड़ दें, तो सस्पेंस के तौर पे तो आप आखिर पे तीन डॉट्स लगा देते हैं। आई वॉज गोइंग टू टेल यू, जैसा कि ये एग्जाम्पल है, आई वॉज गोइंग टू टेल यू बट देन आई थॉट, मैं आपको बताने जा रहा था लेकिन फिर मैंने सोचा, तो बस अगले को परेशानी में छोड़ दें।